दादाजी हमेशा से भाई को बोलते थे कि तुझे पायलट बनना है। वो बन भी गया, लेकिन मुझे कभी नहीं बोला कि तुझे जो है ऑफिसर बनना है या फोर्स में जाना है। तो वो मुझे लगता था कि मुझे कभी गोदी में बिठा के ये नहीं बोलते कि वो बेटा देखो वो हवाई जहाज है वहां पर, और आपको जो है या ये गन है इसको आप चलाओगी। बस मुझे बोलते थे कि हाँ इसको तो बड़ी हो जाएगी और शादी कर देंगे। वो माइंड में हमेशा से रहता था कि मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन गलत बात है। मुझे चैलेंजिंग लगा कि पापा ने ऐसे कैसे बोल दिया मुझे कि मैं कर नहीं पाऊंगी। यही बस मुझे चुप जाता है कि कोई मुझे ये बोल देने कि तुम कर नहीं पाओगी। बस वहीं से मेरा स्टार्ट हो गया कि अब मुझे सरवाइव करके दिखाना है और बेस्ट करके दिखाना है, और ऐसा बन के दिखाना है कि देन ही विल फील प्राउड दैट माई गर्ल, माई डॉटर इज ए सीआरपीएफ एन ऑफिसर। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन व्यूअर्स। आज फिर हम एक ऐसे वॉरियर के साथ हैं जो रोल मॉडल हैं फीमेल्स के लिए, और नॉट ओनली फीमेल्स इवन मेल्स के लिए। शी इज ए रोल मॉडल। शी इज फ्रॉम ए फैमिली ऑफ यूनिफॉर्म, जिनके फादर, ग्रैंडफादर सभी आर्मी में थे। इवन हर ब्रदर इज इन एयर फोर्स. And she is a woman in uniform, means right now she is the assistant commandant in CRPF. Her mantra has been very good, that is Sahas and Swabhiman, means courage and pride in life. And then finally she is a simple woman of vigor, courage and passion. तो आज हम उन्हीं से पूछेंगे इसके बारे में। मैं जिससे ज्यादा बताऊं वो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि So Sonia, welcome to the show, which I call it a win life like a warrior, and you are a warrior. Jai Hind, sir. First of all, I'm highly grateful that you invited me on your renowned show, that is Win Life Like a Warrior. आपने मुझे वॉरियर डिक्लेयर किया, बट मुझे लगता है कि वॉरियर से ज्यादा आई एम द रॉक स्टार ऑफ माय लाइफ। Of course, you are a rock star too. फोर्सेस पे वॉरियर बोलते हैं, बट इन डे टू डे लाइफ आई कैन से आई एम द रॉक स्टार ऑफ माय ओन लाइफ। काफी सारे अप्स डाउन्स के बाद सर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि सर का जो चैनल है उस पे जो है सर मुझे बुलाएंगे, बट आपने सर मुझे वो स्थान दिया, वो जगह दिया और मुझे बुलाया एज अ गेस्ट स्पीकर अपने इस शो पे। उसके लिए सर थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ सर कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, वो पर्पस आपने थोड़ा सा हिंट दिया भी है। पूरी लाइफ को सर समराइज करना आप भी जानते हैं, इट्स नॉट इजी, बट थोड़ा थोड़ा हम लोग इस ये जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और इंटरव्यू के जरिए मैं कोशिश करूंगी कि जो आजकल की लड़कियां हैं, जो विमेन है, वो अगर मेरी लाइफ से या मेरी स्पिरिट ऑफ लाइफ से कुछ इंस्पायर होंगी तो मेरे लिए मतलब मोर देन एनफ है, मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। जरूर जरूर इंस्पायर होंगे। एंड rather I am privileged, Sonia, to get you on the channel because I think Central Paramilitary Forces say you are the second person whom I am getting, and that too a female. So really it is going to be the good conversation. Thank you so much, sir. Let us start. Yeah. So Sonia, to start with, जो मुझे आपकी प्रोफाइल से पता लगा और हमारे कन्वर्सेशन में कि you are from a Jat belt of Haryana, and I understand that in your times a female getting into the forces or even higher studies, it was a little challenge. तो आप थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताइए कि आपकी चाइल्डहुड और अपब्रिंगिंग कैसी रही, and how you progressed in life as a teenager. सवाल बहुत अच्छा है सर आपका। जनरली मुझे अपने सोशल मीडिया पे भी काफी लोग पूछते हैं ये चीज कि मैम हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी। तो बचपन में सर किसी को नहीं मालूम होता कि मेरी डेस्टिनी क्या होगी, फ्यूचर में हम क्या बनेंगे और हमारा एम्बिशन बड़े होके क्या चेंज हो जाएगा। और मैंने फोन पे भी सर आपसे बात किया था, तब भी मैं आपसे ये बात शेयर किया था कि मैं हमेशा से डाइवर्सिफाइड मेरा एम्बिशन था कि मुझे सब कुछ सीखना है, मुझे सब कुछ, मतलब मैं ये भी बनना चाहती हूँ, मैं ये भी बनना चाहती हूँ, मुझे सब कुछ लगता था कि हाँ। और दूसरी बात मुझे ये भी लगता था कि मैं ये कर भी लूंगी।
एक्सेप्ट अ फ्यू ऑक्यूपेशंस लाइक टीचिंग, नर्सिंग में नहीं कर सकती, बट काफी सारी चीजें मुझे लगता है कि अगर कैटेगरी बनाई जाए तो मुझे लगता था कि मैं सब काम कर सकती हूँ, क्योंकि मुझ में सीखने का जो जज्बा था वो काफी मतलब सीवियरली, मतलब मैं काफी उस चीज को शेयरली लेके चलती थी कि नहीं, मुझे ये चीज सीखनी है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर मुझे किसी फील्ड में अगर मैंने पैर रखा तो मैं उसे पकड़ लूंगी अच्छे से, और मैं अपने काम के बलबूते पे काम सीख के मैं उसमें अपनी पकड़ बना लूंगी। मुझे उस चीज का अपना कॉन्फिडेंस हमेशा से था। लेकिन अगर बचपन से स्टार्ट करें सर, आपने पहले ही बता दिया कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफेंस से ही है, सभी लोग दादाजी थे। तो दादाजी से स्टार्ट करते हैं सर। हम बहुत छोटे थे तो थोड़ा सा, जैसे आप ये भी बताया आपने कि मैं हरियाणा से हूँ और जाट बेल्ट है से मैं बिलोंग करती हूँ, मेरी कम्युनिटी भी जाट है। तो हमारे यहाँ पर सर एक सोशल टैबू है कि गर्ल्स आर नॉट मेंट फॉर डिफेंस फोर्सेस। और दादाजी हमेशा से भाई को बोलते थे कि तुझे पायलट बनना है, वो बन भी गया। लेकिन मुझे कभी नहीं बोला कि तुझे जो है ऑफिसर बनना है या फोर्स में जाना है। तो वो मुझे लगता था कि मुझे कभी गोदी में बिठा के ये नहीं बोलते कि वो बेटा देखो वो हवाई जहाज है वहां पर, और आपको जो है, या ये गन है इसको आप चलाओगी। बस मुझे बोलते थे कि हाँ इसको तो बड़ी हो जाएगी और शादी कर देंगे। वो माइंड में हमेशा से रहता था कि मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन गलत बात है। मतलब दो इट वाज नॉट इन माय फैमिली, इनइक्वालिटी का कुछ वो नहीं था, स्पेशली फ्रॉम द साइड ऑफ माय पेरेंट्स। बट माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू से कि नहीं बेटा तुम तो पराया धन हो, दूसरे घर चली जाओगी, और जो तुम्हारे ससुराल वाले चाहेंगे तो वो होगा। हाँ, लेकिन मैं अपने पोते जो है उनको जो है वो बनाऊंगा, फोर्स में जाएंगे वो लोग। और दूसरा चीज सर, मुझे एक इंस्टिंक्ट था कि जब दिवाली पे शॉपिंग करते हैं तो हमारे घर में एक पापा पिक्चर लेकर आए थे। मतलब उसको मैं काफी याद करती हूँ उस चीज को, कि मैं रिकाउंट करूँ उन मेमोरीज को कि कहाँ से इंक्लिनेशन, प्राइमरी स्टेज पे इंक्लिनेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो एक इंसिडेंट मैंने बताया कि ग्रैंडफादर जो है वो मेरे ब्रदर्स को, यंगर ब्रदर्स को जरूर बोलते थे, जबकि मुझे लगता था कि मैं उनसे जो है थोड़ी सी ही बड़ी हूँ, ज्यादा नहीं तो, लेकिन मुझे कभी नहीं बोला उन्होंने। फिर दूसरा, दिवाली की शॉपिंग पे आई डोंट नो कि आपकी साइड ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन हमारी साइड क्या है ना कि परचेजिंग जब करते हैं तो सिर्फ कैलेंडर्स और फोटोज वगैरह जो है खरीद कर लाते हैं। तो एक पापा कैलेंडर लेकर आए थे, और उस समय वो बड़ा फेमस कैलेंडर होता था। 3 बच्चे होते थे, हम भी 3 बच्चे ही हैं सर, वी आर 3 सिबलिंग्स, मैं बड़ी हूँ और 2 छोटे भाई हैं। उसमें one child is wearing army uniform, another is wearing air force uniform, and third one is wearing navy uniform, and they all are saluting in a saluting pose. Correct. अब पापा, मुझे जब हम लेटते थे पापा के पास रात को, तो पापा बोलते थे कि ये तुम तीनों बहन भाई हो। और ये माइंड में हमेशा से रहा कि मतलब तीनों बहन भाई, हम तीनों यूनिफॉर्म पहनेंगे और तीनों एक जैसे बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे जैसा ये तस्वीर, और फिर हम भी बड़े होकर ऐसे फोटो खिंचवाएंगे। तीनों ऐसी यूनिफॉर्म पहन के फोटो खिंचवाएंगे। वो एक पॉइंट था सर। दूसरा, तीसरी चीज, मेरे दादाजी का एक बॉक्स था, जो फौजी बॉक्स होते हैं, बक्सा जिसे बोलते हैं, ब्लैक कलर का। तो जब सफाई करते थे तो मैं होंगी 6th या 7th क्लास में, तो मैंने दादाजी की जो वो खोला, दादी के सामने ही खोला, पूछा दादी जी ये क्या है। बट आई वॉज नॉट मतलब अवेयर अबाउट द रैंक्स, सूबेदार मेजर, व्हाट इज सूबेदार मेजर। दादाजी की डेथ हो गई थी, तो उनका बॉक्स था, तो वो निकाल निकाल के मैंने सारी यूनिफॉर्म, उसके बैजेस थे, एम्पलेट्स थे, स्टार्स और ये मेडल्स, कैप, बैरे कैप थी, वो सब मैं लगा लगा के शीशे के सामने पहन के देखती थी। वो मुझे याद है और बहुत अच्छी लगती थी। सब बोलते थे कि कितनी सुंदर लग रही है सोनिया, कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, लेकिन जब ये बोलोगे कि हाँ मुझे भी फोर्स में जाना है, तो नहीं नहीं, लड़कियों का कोई काम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो एज ए फैशन शो अगर उसको देखा जाए यूनिफॉर्म डाल के, तो बोलते थे कि नहीं सोनिया बहुत स्मार्ट लग रही है भाई यूनिफॉर्म में, दादाजी की यूनिफॉर्म में। ऐसा था। और फिर फादर भी आर्मी में थे, वो सिग्नल में थे, वो मैंने आपसे शेयर भी किया था। तो फादर ने क्या किया कि बचपन से ही हम लोगों को जनरल नॉलेज की तरफ काफी हम लोगों को रखा कि नहीं, आपको हर चीज के लिए अवेयर होना है, अपनी कंट्री के बारे में यू मस्ट नो एवरीथिंग, आपको अपने कल्चर के बारे में, अपने आसपास जो हो रहा है, कि आपका आईक्यू लेवल, आपकी OLQs को जो है शार्पन करने के लिए आपके पेरेंट्स काफी हेल्प करते हैं, अगर दे आर वेल अवेयर एंड एजुकेटेड। माय फादर इज अ पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश।
बहुत मतलब उस टाइम मतलब उनको ये लालसा थी कि बस मेरे बच्चे जो है कामयाब होने चाहिए, और मैं जो लाइन हमारी पीढ़ी से चली आ रही है तो वो बच्चे उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और उनको मेरे लिए कभी ये नहीं था कि हाँ मेरी बेटी भी कभी ऐसा जो है भविष्य में जो है इस तरफ चली जाएगी या उसका भी रुझान हो जाएगा उस तरफ। हाँ बेटों के लिए था कि हाँ ये तो कर लेंगे, वो तो कर लेंगे। मुझे सोचते थे कि नहीं ये तो पढ़ाकू है, पढ़ती है बस, इसको कुछ काम नहीं है तो ये कहाँ जाएगी उस तरफ। तो हालांकि फादर को था कि जो है सिविल सर्विसेज चली जाएगी, तो अगर अगर इसी इसी रफ्तार से पढ़ेगी तो सिविल सर्विसेज को चली जाएगी। फिर मैं कॉलेज में चली गई सर। कॉलेज में स्कूलिंग मेरी ऋषिकुल विद्यापीठ से हुई है, सोनीपत से। और वहां भी जो मुझे एनवायरनमेंट मिला, जो मेरे टीचर्स, जो गुरुजन थे हमारे, उन्होंने मुझे जिस तरीके से ग्रूम किया है एज ए स्टूडेंट, जो मुझे सिखाया पढ़ाया, नॉन मेडिकल से मैंने किया सर, तो उसका भी काफी हाथ मैं कहूंगी कि कहते हैं ना कि पर्सनालिटी इज बिल्ड अप ऑफ थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज योर अपब्रिंगिंग, सेकंड इज योर एजुकेशन, थर्ड वन इज योर कंपेनियनशिप मीन्स योर फ्रेंड्स। एब्सोल्युटली। तीनों चीजों ने मिला के सर मुझे ग्रूम किया है एज ए गुड पर्सन, एज ए गुड पर्सनालिटी। इन सब का हाथ रहा है, पेरेंट्स का तो स्पेशली रहा ही है, टीचर्स नो डाउट। स्टूडेंट लाइफ से कॉलेज लाइफ तक सर जितने भी टीचर्स मिले, इनफैक्ट ट्रेनिंग डेज में भी जो उस्ताद मिले, जो फैकल्टी मिली, दे डिड एवरीथिंग टू जस्ट टू ट्रांसफॉर्म मी फ्रॉम ए नॉर्मल गर्ल टू अ कमांडर। सब कुछ मतलब मेरा तो उसमें रोल बहुत कम है, ये मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ मैं सीखने में आगे रही और पीछे नहीं हटी। बट सिखाने के लिए अच्छे लोग मिले और बहुत ही परफेक्ट लोग मिले। काफी लोग आर्मी के भी थे सर उस्ताद हमारे उसमें, सीआरपीएफ एकेडमी में। और हमारे सीआरपीएफ के भी उस्ताद थे बहुत सारे, दे ग्रूम्ड मी अप, बहुत चीजें सिखाई, बारीकी से सिखाई। और जो सिविल लाइफ थी उससे ट्रांसफॉर्मेशन किया एज ए गुड कमांडर, बहुत चीजें सीखने को मिली। तो इस तरीके से सर जो है स्टार्टिंग मेरा चाइल्डहुड से ये चेंज हुआ। और जब एनसीसी की बारी आई थी, जब फादर ने मुझे बोला कि आप एनसीसी ऑप्शन लेना कॉलेज में, फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की 7 दिल्ली गर्ल्स बटालियन में इनरोल करवाया खुद को। और वहां पर जब एनसीसी में गए तो एनसीसी में जो उस्ताद थे, पता नहीं उन्होंने मुझ में क्या देखा, और वो मुझे हमेशा बोलते थे कि सोनिया इज कमांडर मटेरियल और उसको डिफेंस फोर्सेस में ही ट्राई करना चाहिए। वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे। हालांकि मैं भागती थी उन सब चीजों से कि नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे ग्लैमर लाइन में जाना है, मुझे ये बनना है, मैं जर्नलिस्ट बनूंगी या फिर मैं मॉडल बनूंगी, मुझे ये करना वो करना है, बहुत सारे माइंड में चीजें आती रहती थी सर। लेकिन फाइनली जो ऑफिसर्स थे हमारे एनसीसी के भी, उन्होंने भी मुझे फाइनली बोला कि नहीं, सोनिया को क्वार्टर गार्ड में लगाओ, आरपी लगाओ, कमांड दिलाओ से बाहर बुला के। और सी सर्टिफिकेट में सर बहुत मतलब हाईएस्ट रैंकिंग आया, काफी अच्छा मैंने परफॉर्म किया, राइटिंग मेरी अच्छी थी और सब चीजें मतलब जो भी उसमें रहता है एग्जाम में वो सब बहुत अच्छा था। दे अप्रिशिएटेड मी अलॉट और बोला कि नहीं आप सीडीएस दीजिए। फिर सीडीएस दिया, फिर एसएसबी क्वालिफाई किया, फिर मेडिकल ग्राउंड पे सर मैंने ही ज्वाइन किया। जब आप गांव से दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे, ठीक, और आई थिंक आपके बायो के मुताबिक आप पहली लड़की थी उस एरिया से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई। और खाली दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं आई, आप पढ़ने में अच्छा होने के साथ साथ आप स्टूडेंट लीडर भी रही। तो हमारे व्यूअर जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट लीडर आप कौन से एबीपी में थी या एनआईएसयू की थी, और आपकी जर्नी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई ऐसे वाकया या इंसिडेंट जो अभी आपको याद आती है जो आज भी आप नहीं भूलते? सर कॉलेज लाइफ कोई भूल सकता है सर? कॉलेज लाइफ, हाँ मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ सर। और मुझे जो बेसिकली जहां से स्टार्ट हुआ, तो आप मैंने बताया कि जाट बेल्ट है हमारी, और एक सोशल स्टिग्मा है इस चीज को लेकर कि नहीं लड़की को ज्यादा क्या पढ़ाना लिखाना, शादी कर दीजिए। और मतलब ठीक है, बड़े होके कौन सा बैरिस्टर बनना है, यही सब चूल्हा चौका करना है, तो देयर इज नो पॉइंट कि आपको आगे पढ़ने दिया जाए। पर बहुत सारी चीजें थी जो मतलब फाइट करके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, रिलेटिव्स, सब चीजों को मतलब मैं नहीं अभी यहाँ बोलूंगी, बट बहुत सारी चीजें थी सर। इतना लंबा चौड़ा जो है एपिसोड था लाइफ का कि
चीजें हो गई और उसके पीछे फाइट बहुत करना पड़ा कि नहीं, मुझे यूनिवर्सिटी में दिल्ली में ही पढ़ना है, मैं यहाँ लोकल में नहीं पढ़ूंगी, मुझे बाहर पढ़ना, अच्छे कॉलेज में पढ़ना है। उस समय बहुत ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड नहीं था, शायद यही कि कहिए कि इतना ओपन माइंडेड सोसाइटी नहीं थी कि लड़कियों को बाहर दूर पढ़ने के लिए शहर में भेजा जाए। फिर पेरेंट्स शिफ्ट हो गए बहादुरगढ़ और फिर मेरी स्टडी कंटिन्यू कराया वहां से। और कॉलेज के, आपने पूछा कि कॉलेज की कुछ यादें हैं, तो कॉलेज में तो सर बहुत सारी मेमोरीज हैं। मैं स्टूडेंट लीडर भी रही, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने में, स्टेज होल्ड करने में, कम्युनिकेशन की बात आई, बहुत सारी चीजें मुझे मतलब, और इतना कुछ जानने को मिला। सब इतना, आपने कहा, आप भी खुद भी मानते हैं इस चीज को कि एवरीबडी इज यूनिक, कितने सारे लोगों से कितना कुछ सीखने को मिला और अपने आप को मैं स्टैंड कर पाई कि मुझे और कितना सीखना बाकी है। जब हम फ्रेशर थे और जब सीनियर से सीखते थे यूनिवर्सिटी में, और जब सीनियर हो गए तो जो फ्रेशर आते थे वो और ज्यादा मतलब ग्रूम्ड बच्चे थे, उनको भी देखा, उनसे भी सीखा। और मैंने साथ साथ जर्नलिज्म भी किया था। मेरा हमेशा से मन था कि मैं सब कुछ सीखूं। मैं, कोई फील्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो मुझे नहीं, कोई बोले कि सोनिया को ये चीज नहीं आती है। मुझे हमेशा था कि मुझे मल्टी टैलेंटेड लड़की बनना है, कि मैं कोई भी एग्जाम दूं तो मैं उस एग्जाम को क्रैक कर सकूं, या मैं किसी भी फील्ड में अगर पेन रखूं तो मुझे लगना चाहिए कि हाँ, ये चीज मुझे आती है। और पढ़ाई की चीज थी तो एजुकेशन के लिए तो सर मुझे ऊपर वाले की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, एजुकेशन एकेडमिक्स अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। मेरी मेहनत हमेशा रंग लाई, हर फील्ड में, हर एग्जाम में। और कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम मैंने दिया, वो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने क्लियर कर दिया। हाँ, आपने कंपटीशन की बात की तो आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही आपका ये माहौल बना के आपको आर्म फोर्स से ज्वाइन करना चाहिए। क्रेडिट गोज टू माय एनसीसी उस्ताद एंड ऑफिसर्स। सो एसएसबी के जो आपने जब एसएसबी दिया उसके बारे में बताइए, वहां का क्या एक्सपीरियंस रहा और हमारे सुनने वालों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि उसमें थ्रू होने के लिए क्या होना चाहिए? जी, काफी लोग अभी भी मुझसे भी पूछते हैं सर, और मुझे लगता है कि जब तक आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि आपको एसएसबी के लिए जाना है, बहुत सारे लोग रिटन क्वालिफाई हो जाते हैं, देन दे अपीयर एसएसबी प्रायर देयर रिटन एग्जाम, पोस्ट देयर रिटन एग्जाम। अब इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए हैं और आपकी ओरिजिनल जो इंस्टिंक्ट है उसको सर आप बाहर की आउटर एक्सटर्नल फीडिंग से आप अपने खुद को, सेल्फ को खो देते हैं, मुझे जो लगता है। बाकी सबका अपना प्रीव्यू है सर, लेकिन आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, अगर आपने वो चीज एक्सटर्नली और फोर्सफुली सीख ली, आपके अंदर कमांडरशिप की जरूरी नहीं कि जो मुझ में क्वालिटी है वो मेरे दूसरे कमांडर में या दूसरे ऑफिसर में भी होगी। तो मेरी अपनी अलग डिफरेंट यूनिक क्वालिटीज है, मेरे ट्रेड्स मेरे डिफरेंट है, मेरा काम करने का, कमांड करने का तरीका अलग है। वो आपको जज करते हैं एज अ स्टूडेंट कि आप एज अ कैडेट की आप फोर्सेस के लिए सुटेबल है नहीं है, वो आपको वहां से सिलेक्ट करके रिकमेंड करके आगे भेजते हैं। अब ऐसे में अगर आप बाहर से मतलब एक्सटर्नली अगर आप किसी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, मैं नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मैं देखती रहती हूँ यूट्यूब पे, काफी लोग सिखाते हैं, अच्छी बात है सिखाते हैं, लेकिन मैं सभी एस्पिरेंट्स को बोलूंगी कि आप अपना जो सेल्फ है उसको मतलब डिसॉल्व ना करें कोचिंग के उसमें, कि आपने कोचिंग लिया और आपको बोला कि नहीं आप मतलब इस तरीके से आपका ये तरीका होना चाहिए बोलने का, ये आपको कम्युनिकेशन इस तरीके से आपको अपना, यू हैव, एक बंदा इंट्रोवर्ट है और आप उसको एक्सट्रोवर्ट बना रहे हैं जबरदस्ती, तो नहीं, आप सीखिए, लेकिन आपको जो सेल्फ है आपका उसको आपको प्रेजेंट करना है एसएसबी बोर्ड के सामने। और मुझे लगता है कि दैट इज द ओनली थिंग दे रिक्वायर, कि आप ऑनेस्टी से अपने आप को पुटअप कीजिए उनके सामने। और अगर आपके अंदर वो क्वालिटी होगी तो मुझे लगता है कि आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। काफी लोग हताश हो जाते हैं कि वो रिकमेंड नहीं हो पाते या स्क्रीन आउट हो जाते हैं कि पता नहीं हमारे अंदर क्या कमी थी। तो हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि नहीं, आपके अंदर क्वालिटी नहीं थी। मैं तो इसको भी नहीं मानती, क्योंकि मैंने बहुत सारे टैलेंटेड इंटेलिजेंट ऑफिसर्स को देखा है जो बाद में सिलेक्ट हुए, लेकिन प्रीवियसली दे वर रिजेक्टेड। तो जरूरी नहीं है कि आपके लिए कोई चीज बनी है, डेस्टिनी भी कोई चीज होती है सर, और जरूरी नहीं कि इतने सारे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स एक बोर्ड के सामने होते, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स।
एक ऑफिसर को जज करना होता है इतने सारे कैंडिडेट्स को, मे बी आपने उस एक पिन ऑफ पॉइंट ऑफ द मोमेंट पे आपने वो चीज हिट नहीं किया जो वो चाह रहे थे, जो जिस समय आपको जज किया जा रहा था, आपको जो है उस समय आप नहीं कोई चीज दे पाए उनको जो वो चाह रहे थे, तो उनकी नजर हट जाएगी आपसे। तो यही रीजन रहता है कि काफी लोग रिकमेंड नहीं हो पाते हैं। और जब मैं सिलेक्ट हुई थी सर, तो मुझ पे एक आरोप भी लगा था कि हाँ कि यू आर गुड लुकिंग, इस वजह से आप सिलेक्ट हो गई। तो मुझे बहुत खराब लगा था कि मेरी इतने दिनों की मेहनत और मेरा जो मैंने ऑनेस्टी से अपनी चीजें सब चीजें इतना मेहनत करके सामने लाई मैं, और वो एकदम से बाकी लड़कियों सबने नहीं, देर वर फ्यू कि नहीं यहाँ पे तो बोर्ड में तो सिर्फ अच्छी अच्छी लड़कियों को सिलेक्ट करते हैं। तो ये इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो इस जरूरी नहीं है कि आपके चेहरे, जो जिनका चेहरा अच्छा है तो उनके अंदर ब्रेन नहीं होगा या फिर वो माइंडेड लोग नहीं होते। देयर आर सेवरल एग्जांपल इन द सोसाइटी। आपकी मदर, ग्रैंड मदर, दे आर ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो क्या गुड लुकिंग नहीं है या गुड लुकिंग है तो क्या उनके अंदर माइंड नहीं होगा? ऐसा नहीं होता है। कैलिबर हैज नो फेस, नो कलर, नो कास्ट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड ये जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अपना एसएसबी में जाने के लिए जो हमारे सुनने वाले हैं, सेल्फ नहीं खोना चाहिए। मींस आपकी ओरिजिनलिटी को आप छिपा नहीं सकते। आप कितनी भी कोचिंग करोगे, आपका ओरिजिनल वो निकाल के तभी वो साइकोलॉजिकल टेस्ट सिर्फ इसलिए होता है कि आप एक्चुअली हो क्या। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी ऑथेंटिसिटी। तो सोनिया, व्हाट आई वाज टेलिंग इज दैट एसएसबी में वो क्या देखते हैं कि आप कितने ऑथेंटिक हो। ऑथेंटिक का मतलब ये है कि आप जो सोचते हैं और आप जो बोलते हैं और ग्राउंड पे जो आप करते हैं, तीनों में कितनी हार्मोनी है। राइट। यदि तीनों में डिस्कनेक्ट है, दैट मीन्स यू आर नॉट ऑथेंटिक। बिल्कुल सर, मैनिपुलेटेड एंड फैब्रिकेटेड मतलब मटेरियल नहीं होना चाहिए पर्सनालिटी में कोई भी चीज। वो फिर आपको निकाल देंगे, फिर आपको लगेगा कि अरे मैं तो बिल्कुल अच्छा था। अच्छे थे आप, नो डाउट। मैं ये भी कहती हूँ कि जनरली जरूरी नहीं है कि एसएसबी मेंबर्स ने आपके साथ हमेशा जस्टिस किया हो, या फिर क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो वेल डिजर्विंग थे लेकिन नहीं सिलेक्ट हो पाए। तो उसका रीजन ये भी रहता है कि बहुत सारे लोग होते हैं और सही से जज कर पाना बहुत बार जजेस के लिए भी कभी कभी मतलब डिफिकल्ट होता है सर। पर ये नहीं कह सकते कि जिनको सिलेक्ट किया है वो गलत किया है सिलेक्ट। ये मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है कि हाँ वो तो है ही सर, जो सक्सेस हो जाते हैं या जिनको जो गो थ्रू हो जाते हैं किसी भी एग्जाम में, तो जो नहीं हो पाते वो कुछ ना कुछ तो एलिगेशन फिर लगाएंगे या एक्सक्यूजेस करेंगे। सर एक एनसीसी के हमारे ऑफिस में एक यूनिट में एक बोर्ड लगा हुआ था, उसमें काफी बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा हुआ था, नेवर मेक एन एक्सक्यूज once you are fail. Yes. And never get so much excited when you are successful. Yes. दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ सर। जब कोई भी मेहनत करता है और उसे सफलता नहीं मिलती है किसी भी एग्जाम में या लाइफ के किसी भी चीज में, तो वो एक एक्सक्यूज उसके पास रहता है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हम एक चीज बोलते हैं कि नहीं एग्जाम में क्वेश्चन टफ थे, या फिर जो मैंने पढ़ा था वो नहीं आया, या फिर हम बोलते हैं कि नहीं मेरी किस्मत ही ठीक नहीं थी, मैं सुबह आज किसी का मुंह देख के निकला था। तो हम इंडियंस के अंदर ये एक खूबी है कि हम अपनी फेलियर को भी जस्टिफाई कर लेते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जबकि एक्सेप्ट करने से मुझे लगा है, अगर कभी मैं किसी लाइफ में किसी फील्ड में मुझे लगा या किसी भी बात में मुझे लगा कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो उस चीज को एक्सेप्टेंस हमारी लाइफ में हमें आना चाहिए। एक्सेप्टेंस करिए, फिर रिकंसीडर कीजिए चीजों को, और आप, मुझे लगता है कि बेटर जगह पे आप पहुंचेंगे, बेटर रिजल्ट पे आप पहुंचेंगे। बहुत सही बात बोली सोनिया। ये लाइफ का मूल मंत्र है सक्सेस का कि मैं एक चीज बताता हूँ, नो CBE लोगों को याद रखना चाहिए। नो CBE मतलब नो कंप्लेन, नो ब्लेम, नो एक्सक्यूज। राइट सर। आप जिंदगी में 3 चीजें नहीं करोगे तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। और एज यू रियली सेड कि यदि आप फेल हो गए, एक्सेप्ट दैट फेलियर, फाइंड दोज मिस्टेक्स इन दैट, फाइंड दोज इंप्रूवमेंट इन दैट, एंड अगेन मेक एन एफर्ट, यू विल बी सक्सेसफुल।
और हमारे सर इंडिया में ही दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं जिसमें आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति को अगर एक फील्ड में रिजेक्शन मिला है, फेलियर मिला है, तो उसने किसी दूसरे फील्ड में बहुत ज्यादा मतलब नाम कमाया है और बहुत ज्यादा उसने एक्सीलेंट काम किया है। और उस समय उसे लगेगा कि नहीं, उस समय हम पर्दे के पीछे की चीजें नहीं देख पाते हैं। और ये हर आदमी आपको इंटरव्यू में बताता भी होगा सर, जो भी जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो आपको ये चीज जरूर शेयर करते हैं। और आप तो सर एक्सपीरियंस्ड हैं ही, आपको मालूम है ये चीज। और मुझे लगता है कि आजकल युवाओं को बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना है और बहुत ज्यादा एकदम से जजमेंटल नहीं होना है किसी चीज को लेकर, खासकर खुद को लेकर। आप बेस्ट हो, आप अपने लिए बेस्ट कीजिए, जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, जो आपको परमात्मा ने जो भी अच्छी चीजें आपके अंदर दी है, आप उनको यूटिलाइज करके अपने किसी अच्छे फील्ड में आप जा सकते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने पैशन के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने मुझसे इंस्पायर होकर फोर्स का डिफेंस का फॉर्म भर दिया और आप डिफेंस के उस एप्टीट्यूड को, आप उस कैलिबर को आप जो है मैच नहीं करते हैं, और आप जाके फिर रोएंगे वहां पे जाके फोर्स में कि मुझे तो नहीं आना था, मैं तो इसके लायक था ही नहीं, फौज मेरे लायक नहीं थी, मुझे तो पुलिस में नहीं आना था, मुझे तो उसमें नहीं आना था, या तो मैं तो जो है रेलवे में नहीं आना चाहता था, मैं तो एयरफोर्स के लिए बना था, मैं एयरफोर्स में नहीं आना चाहता था, मैं तो नेवी के लिए बना था। तो ये सब चीजें डिससेटिस्फेक्शन तभी आता है जब आपने अपनी लाइफ में सही डिसीजन नहीं लिया होता है। और अगर जिस समय आपको रियलाइज हो गया उसी समय आप पीछे चले जाइए और वहां से अपनी जर्नी नहीं स्टार्ट कीजिए। कि जरूरी नहीं है कि आप ट्रेन में बैठ गए, आपने गलत जो है डेस्टिनेशन की टिकट ले लिया तो आप उसमें चलते ही जाएंगे। वंस यू रियलाइज, द मोमेंट यू रियलाइज, यू स्टेप बैक कर लीजिए और अपना नया डिसीजन लेके नई चीजें, नई लाइफ की शुरुआत आप कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा माइंड पे नहीं लेना है, सक्सेस को माइंड पे नहीं लेना है। ये तो मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैडम मैं फेल हो गई या फेल हो गया तो मैं क्या करूं, मैं डिप्रेस्ड हूं, मैं स्ट्रेस में हूं। लाजमी है सर, जिसके ऊपर बीतती है या जिसको जरूरत है, जिसके पेरेंट्स को फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत है अपने बच्चे से, चाहे लड़का हो या लड़की, उनको बहुत जल्दी से जल्दी नौकरी चाहिए, बहुत जल्दी से जल्दी उनको जॉब चाहिए अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी जीविका के लिए, ब्रेड अर्निंग के लिए। तो उस जल्दबाजी में आप कोई ऐसा काम ना करें कि आप सुसाइड कर लें या स्ट्रेस में इतना आ जाए कि आप अपनी हेल्थ के साथ ही कंप्रोमाइज कर रहे हैं, अपने रिश्तों के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं सर। तो ये चीजें आजकल बच्चों को समझने की जरूरत है कि आप सक्सेस को इतना माइंड पे उसको लेके नहीं चलना है कि हाँ हाई सक्सेस होना है, हाई जॉब चाहिए, हाई ये चाहिए, तो पता नहीं इतना माइंड में लेके चलते हैं, नहीं होना है। कि और काफी लोग सर ये भी बोलते हैं कि मैम आप बहुत सारे लोग, मतलब मुझे नहीं और भी लोगों को बोलते हैं कि हाँ जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं फिर वो मोटिवेटर बन जाते हैं या फिर वो फिर ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। अरे भैया ज्ञान की क्या बात है इसमें, ये तो एक्सपीरियंस है ना भाई। जो गलतियां किसी ने करी होगी वो नहीं चाहेगा कि नेक्स्ट जनरेशन उस गलती को करे, इसलिए हम शेयर करते हैं, इसलिए वो चीजें आपको चाहते हैं कि अगर जो लाइफ का जो रास्ता सही रास्ता है, जिसने एक बार उस रास्ते से, जंगल के रास्ते से जाके देख लिया कि नहीं वहां जंगली जानवर है, आपको नहीं जाना है, तो आपको रास्ता बता रहे हैं तो आप उसको चीज को समझिए, आप टेक ए सेकेंड रूट, अल्टरनेटिव रूट लीजिए ना आप। तो इसलिए जो जिसको एक्सपीरियंस होता है उसको लगता है कि शायद मुझे बताना चाहिए। और गुरु नानक देव जी ने कहा भी है, अगर आपके पास अच्छा ज्ञान है, अच्छी बातें हैं, तो आप उनको शेयर कीजिए। और अगर आपका खराब एक्सपीरियंस है तो आप उसको अपने अंदर दबा के रखिए, उसको स्मेल को फैलाने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू जस्ट स्प्रेड फ्रेग्रेंस ओनली। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और एक चीज जो सोनिया आपने बोली वो मैं इसको थोड़ा सा एम्प्लीफाई कर दूंगा कि एसएसबी में जब वो फाइनल रिजल्ट जब बताते हैं तो जो लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं उनके लिए वो बड़ा तरीके से बताते हैं कि भाई आप ये नहीं समझिए कि आप यहाँ रिजेक्ट हो गए तो कहीं और जगह एक्सट्रीमली वेल नहीं करते हैं। वो एग्जाम्पल देते हैं अमिताभ बच्चन का, ही अपीयर्ड फॉर एसएसबी। वो एग्जाम्पल देते हैं विक्रम साराभाई का, जो टॉप के साइंटिस्ट बने, अमिताभ बच्चन टॉप के एक्टर बने। इवन हमारे जो अष्टवाइल प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, वो एसएसबी में रिजेक्ट हुए थे और वो हमारे प्रेसिडेंट बने। सो एक फील्ड में जो नहीं सक्सेस हुआ, दैट मीन्स ही कैन बी डिजाइन फॉर बेटर सम अदर फील्ड, इवन टू द एक्सट्रीमली वेल इन अदर फील्ड। तो वो बात बिल्कुल सही है कि failure is not a failure till the time you accept it like a failure. You continue your journey, you make an effort, keep making your effort, you will succeed somewhere or other.
सो सोनिया, आपने एसएसबी दिया और उसके बाद आप सेलेक्ट भी हो गए, मेडिकली भी सब कुछ हो गए, फिर कैसी सिचुएशन हुई कि जो आपने फिर ज्वाइन नहीं किया, उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। हाँ सर, मुझे हॉर्स राइडिंग का काफी शौक था, तो मुझे ये राइट हैंड इंजरी हुआ था और मतलब हैंड फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से मैं नहीं ज्वाइन कर पाई। और पेरेंट्स की तरफ से भी काफी रेसिस्टेंस था कि तुमने बिना पूछे क्यों एग्जाम दे दिया, और दे दिया तुम्हारे एनसीसी के ऑफिसर्स के कहने पे तुमने एग्जाम भी दे दिया, तो फोर्स में जाने का तुम्हारा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एट दैट टाइम माई फैमिली वॉज ऑल्सो नॉट रेडी, और मेरा हाथ टूटने के बाद तो मम्मी ने बिल्कुल बोल दिया था कि तुम्हारी शादी भी नहीं होगी, तुम अपाहिज हो जाओगी, और हमें ये सब ड्रामा नहीं चाहिए, चेन्नई नहीं जाने देंगे, इतना दूर मतलब नहीं है, कोई मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता, तो आप अपना पढ़ाई करो, आगे स्टडी करो और बाद में देखेंगे। एट दैट टाइम माई फैमिली वॉज नॉट रेडी सर, मेंटली दे वर नॉट रेडी कि अभी बहुत छोटी है। मैं आजकल तो आप सर, मैं आपको बता भी, अब इतना आईएएस बन जाता, आईपीएस बन जाते हैं 21 की एज में, हीरो हीरोइंस बन जाते हैं, आप बिजनेसमैन बन जाते हैं। बट आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले, 25 साल पहले सर जमाना डिफरेंट था, और लड़कियों के लिए इतना मतलब ओपन माइंडेड लोग नहीं थे कि आप जो है इतनी आसानी से अपनी चॉइस से फील्ड, एटलीस्ट विलेज वाला जो पार्ट था सर, उसमें नहीं एकदम से आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, दैट वाज ए टैबू कि नहीं, फोर्स में लड़कियों का क्या काम है। तो उसके बाद फिर जिंदगी कैसे आगे बढ़ी, फिर कैसे आपने फाइनली यूनिफॉर्म? मैं बड़ी हुई, मैं जवान हुई, तो पेरेंट्स की भी सोच ऊपर बढ़ी, और जमाना भी चेंज हुआ सर, मोबाइल का जमाना आया, चीजें भी चेंज हुई, और टीवी मोबाइल हमारी लाइफ का हिस्सा बने धीरे धीरे, और लोगों का माइंड खुला। पापा भी सोचते थे कि नहीं, और लड़कियां जब न्यूज में देखते थे कि नहीं लड़कियां, ऐश्वर्या राय सर बनी थी जब मिस वर्ल्ड बनी थी, तो मुझे बहुत पसंद थी पहले से ही, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो और इवन माय फादर वाज आल्सो अ गुड एडमायरर ऑफ हर, और वो मुझे दिखाते बताते थे कि बेटे वो देखो, इंटरनेशनली शी इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया। और मुझे लगता था कि हाँ ये यस बहुत अच्छी है, बहुत, मेरी मम्मी बोलती थी कि देखो कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी लड़की, ये भी किसी की बेटी है, काश मेरी बेटी भी कभी इतनी अच्छी बने, कितना नाम कमाएगी बड़ी होके, हमें कितना अच्छा लगेगा, पर्दे पे आएगी, सबको दिखेगी। तो वो मम्मी की बड़ी बातें अच्छी लगती थी, और मम्मी हमेशा मुझे बहुत अच्छे से ड्रेस अप करके रखती थी, और हमेशा ही बेस्ट क्वालिटी के और बेस्ट अच्छे कपड़े जो उनकी बेटी पे लगे, तो उनको मतलब मम्मी को लगता था कि मेरी बेटी हीरोइन से कम नहीं है। और मतलब पापा भी बहुत, उनको लगता था, लेकिन वो बोलते हैं कि बस आपको कमांडर दूसरे के घर में चाहिए, अपने घर में कमांडर नहीं चाहिए, अपने घर में नहीं, आपको कुछ ऐसा बड़ा करना है कि नहीं नहीं नो। तो वो रहता था कि फिर, लेकिन धीरे धीरे समझे पेरेंट्स कि नहीं, जब मेरे एनसीसी की जो चीजें थी कि मेरे को लगा कि नहीं मैं जाऊंगी, फोर्स में जाऊंगी। मैं जब भी किसी फोर्स मेंबर को देखती थी तो मुझे लगता था कि जब ये इतना अच्छा लग रहा है तो मैं क्यों नहीं अच्छी लगूंगी। और जब मुझ में क्वालिटीज हैं लीडरशिप की सर, मुझे हमेशा से ही रहता था कि नहीं, वो कि मैं कमांडर के लायक हूँ, मैं किसी भी फील्ड में फिट नहीं हो पाऊंगी। और आज भी जब मुझे लोग बोलते हैं कि मैम आपको ये फील्ड में जाना चाहिए था, उस फील्ड, मैं सबको बोलती हूँ देखो मैं फिट, एक होता है फिट, एक होता है फिटेस्ट फील्ड। आप मेरे लिए जो फिटेस्ट, जो बेस्ट चीज है वो है, मैं यूनिफॉर्म सर्विसेज में आ सकती थी, मैं सिर्फ ऑफिसर या कमांडर के ही लायक हूँ, बाकी चीजों में मैं अनफिट हूँ, कंप्लीटली अनफिट हूँ। मैं फिट ही नहीं हो पाऊंगी उस प्रोफेशन में, उस ऑक्यूपेशन में, क्योंकि जो मेरा तरीका है, जो विगर मेरे पर्सनालिटी के अंदर है, जो मैं बोल्ड काफी हूँ, तो मुझे फोर्स वाले एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाहर नहीं एक्सेप्ट करेंगे। दे विल डेफिनेटली दे विल रिजेक्ट मी कि नहीं, यहाँ ये सब नहीं चलेगा, इवन घर में भी नहीं चलेगा। तो फिर ये सीएपीएफ कैसे हुआ, उसके बारे में बताइए। हाँ सर, ये मैंने चोरी से एग्जाम दिया था। ओ और मुझे मालूम नहीं था बहुत ज्यादा कि डिफेंस, वो किसी को स्टार्टिंग में आज से 10 साल 15 साल पहले किसी को नहीं सर इतना डिफरेंस मालूम था, जब तक कि सोशल मीडिया नहीं आया था कि डिफरेंट सर्विसेज हैं, मिलिट्री अलग है, पैरामिलिट्री अलग है, एयरफोर्स अलग है, सेना मीन्स सेना सभी के लिए था। तो उसकी जो ट्रेनिंग होती है सीआरपीएफ की सर, वो मैं बहादुरगढ़ से हूँ, तो झाड़ोदा के बिल्कुल पास है वो, ग्रुप सेंटर ऑफ सीआरपीएफ देयर। तो वो मैं जानती थी, सीआरपीएफ को थोड़ा बहुत मुझे मालूम था, क्योंकि मुझे लगता था कि सीआरपीएफ मेरे घर के नजदीक है, तो यहाँ तो मना ही नहीं करेंगे घर वाले।
यहाँ तो बिल्कुल बगल में है, 6-7 किलोमीटर पे है, तो यही अफसर बन के यही रह लूंगी। वो मुझे लगा कि शायद मेरी पोस्टिंग यही रहेगी और मैं यहीं पे, यही मेरी नौकरी होगी, यही मैं रहूंगी और यही सीआरपीएफ है। मैं उस ग्रुप सेंटर को ही सीआरपीएफ मानती थी। ये बहुत फनी चीज है। और वहां पर जो आरपी रहता था, ये मैं अपने जवानों को भी बात बताया है सर, वहां पे जो आरपी रहता था गेट पे, वो बहुत ही मतलब लंबा चौड़ा जवान, स्टिक के साथ, ऑर्डरली, बिल्कुल एकदम तगड़ी पगड़ी वगड़ी लगा के गेट पे दरवाजा खोलता था सर। और मुझे लगता था कि मुझे इसके जैसा ही बनना है, मुझे इसी के जैसा बनना है और ऐसी ड्रेस पहननी है, मैं कैसी लगूंगी, कितनी स्मार्ट लगूंगी पहन के, तो वो मुझे देखना है। मेरे लिए तो मतलब वो एक वो मतलब क्रश था जिसे बोलते हैं यूनिफॉर्म के लिए, कि बस मुझे तो यही चाहिए, या ऐसे ही बनना है, बस ऐसा ही बनना है। हालांकि ही वाज हैविंग मुस्टैचेस एंड ऑल, बट वो बहुत स्मार्ट पर्सनैलिटी था। गेट पे, ग्रुप सेंटर के गेट पे तो ऑफिसर्स की गाड़ी आती थी तो वो गेट खोलते थे, सैल्यूट करते थे और डाउन करते थे। तो वहां फिर जब जो है यूपीएससी में बहुत अच्छी रैंकिंग आ गई, तो मैंने भाई को मैंने बोला कि भाई मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम दिया था तो उसका रिजल्ट आ गया है। तो भाई ने बोला सच में? मैंने कहा हाँ। अब कोई ऐसा मोबाइल सिस्टम नहीं था सर मेरे पास। देन ही वेंट टू कैफे और 14,877 मेरा रोल नंबर था। देन उन्होंने बोला कि अरे तुम तो टॉप में आई हो, ये तुम्हारा नंबर है? मैंने कहा हाँ भाई मेरा ही है। देन खुशी बहुत हुई, तो पापा को भी बहुत खुशी हुई कि मतलब मानेगी नहीं, जाएगी जरूर इधर उधर से, मतलब बाई हिक और क्रुक, मतलब इसको जाना उधर ही है, इधर उधर करके पहनेगी बेल्ट ही। मैंने कहा पापा जाने दो की बात। देन फादर सेड कि नहीं, 2-3 महीने में तुम वापिस आ जाओगी, मुझे मालूम है तुम सरवाइव नहीं कर पाओगी सीआरपीएफ में, ठीक है, नहीं कर पाओगी सरवाइव, रफ एंड टफ चाहिए उनकी जो है जॉब, काफी वैसी रहती है, तो नहीं कर पाओगी तुम। तो मैंने कहा ठीक है देखेंगे। वो मुझे चैलेंजिंग लगा कि पापा ने ऐसे कैसे बोल दिया मुझे कि मैं कर नहीं पाऊंगी। यही बस मुझे चुभ जाता है कि कोई मुझे ये बोल देने कि तुम कर नहीं पाओगी, बस वहीं से मेरा स्टार्ट हो गया कि अब मुझे सरवाइव करके दिखाना है और बेस्ट करके दिखाना है, और ऐसा बन के दिखाना है कि देन ही विल फील प्राउड दैट माई गर्ल, माई डॉटर इज ए सीआरपीएफ एन ऑफिसर। तो कैसी रही फिर आपकी ट्रेनिंग वगैरह में जब गए, तो वहां क्या एक्सपीरियंस रहा? सर फर्स्ट डे 12 किलोमीटर रनिंग करवाया। देन आई सेड कि नहीं हो पाएगा मुझसे, कि अब उस्ताद ने बोला कि नहीं, अब जो है ना, जो तुम लोगों ने सिविल लाइफ में जो मजे लिए हैं वो यहाँ नहीं चलेंगे, और आपको ऑफिसर बनना है तो यू हैव टू सेक्रीफाइस योर ओन कंफर्ट जोन। पैर दुखे, मसल टूटे, हाथ टूटे, पैर टूटे, दे यूज नॉट टू यूज रफ लैंग्वेज, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते थे ऑफिसर से, एंड कैडेट ऑफिसर्स ही बोलते हैं सर वहां पर। तो आई वॉज सिलेक्टेड एज डायरेक्टली अपॉइंटेड गेस्टेड ऑफिसर्स थ्रू यूपीएससी। हमारे बैच में बहुत सारी लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, तो ट्रेनिंग वॉज वेरी गुड, बहुत कुछ सीखने को मिला सर ट्रेनिंग में। आवर उस्ताद काफी सारे लोग थे, हर रैंक के ऑफिसर भी थे, एंड एनसीओ जेसीओज भी थे सिखाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स की चीजें। सर बहुत कुछ सीखा, तब मालूम हुआ कि हाँ पापा किस लिए मना करते थे कि तुम नहीं कर पाओगी। स्टार्टिंग में बिल्कुल लगा सर मैं नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल लगा कि मैं छोड़ दूंगी और मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। फिजिकली इट वॉज वेरी टफ सर, बहुत ज्यादा टफ था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उस्ताद लोगों ने भी छोड़ा नहीं कि नहीं ऐसे नहीं जाने देंगे, तुम कर सकती हो तो छोड़ क्यों रही हो, हिम्मत नहीं हारना, नेवर गिव अप। और मुझ में था कि नहीं यार इंसल्ट हो जाएगी अगर वापस चली गई घर पे, तो घर वाले बोलेंगे कि बस खाली पढ़ने लिखने से ऑफिसर नहीं बन जाते हैं, यू हैव टू बी मेंटली फिजिकली स्ट्रांग। Yes, yes. आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना। जब आप बिल्कुल हारने लगोगे तो उसी समय आपका पेशेंस टेस्ट होगा, बस वो समझ लो लास्ट टेस्ट है आपका। वहीं से अगर आप मुड़ गए और आप टूट गए तो नहीं हो पाएगा। फिर बैचमेट्स ने भी काफी सपोर्ट किया, और भी बहुत सारे लोग थे, तो मुझे लगा जब ये लोग कर सकते तो व्हाई नॉट मी। ये एक्चुअली कुछ चीजें जो आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते ग्रुप में हो जाती हैं, और ट्रेनिंग का मतलब है जब सबका सपोर्ट जब होता है तो सब हो जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर ट्रेनिंग का, तो मतलब यादगार था। वो आपको ही मालूम है कि अगर किसी ने एनडीए में, ब्रदर भी शेयर करता है अपनी एनडीए की ट्रेनिंग के बारे में, हैदराबाद की ट्रेनिंग के बारे में, और मतलब और भी बैचमेट्स हैं, और भी अलग अलग फील्ड्स के मेरे दोस्त हैं, आर्मी में भी दोस्त हैं, सब लोग बैठते हैं तो अपना शेयर करते हैं अपनी चीजें, तो हम भी बताते हैं। तो मुझे लगता है कि इन कंपेरिजन आवर ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी रिगरियस।
काफी। हाँ, मतलब बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं है कि लड़का है लड़की है या कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं। कोई कोई ऐसी इंसिडेंट जो अभी भी नहीं भूलती हो तुम ट्रेनिंग के टाइम पे? बिकॉज सबका एक कोई ना कोई ऐसा मोमेंट होता है जहाँ बंदा जो है ना वो उस बात को तो भूलता ही नहीं है। हाँ सर, मुझे टीयर स्मोक बिल्कुल मेरे फेस के पास ब्लास्ट हुआ था, एंड आई इनहेल्ड द गैस इनसाइड माय स्टमक, और मुझे वॉमिटिंग, और फिर मुझे कीचड़ में फेंक दिया उस्ताद ने बचाने के लिए। जंगल जंगल सर्वाइवल था, एंड वो एक काफी टफ सिचुएशन था मेरे लिए, टफेस्ट, बहुत चैलेंजिंग था। और उसी दौरान ही कुछ समय के बाद ही, विद इन डिफरेंस ऑफ 10-15 डेज, आई गॉट 52 स्टिचेस इन माय लेग, लेफ्ट लेग। वो पैर सर, वो रॉक नाइट नाइट पेट्रोलिंग के टाइम पे मतलब पैर में काफी चोट लगी थी, और वो होगा फिर विदाउट एनेस्थीसिया उसको स्टिच किया गया जंगल कैंप में। वहां पर ही बोले कि अगर इसको लेके जाएंगे तब तक ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी, तो फिर वहीं पे स्टिच करके डॉक्टर ने उसको रोक दिया। दो पेन वॉज अनबेरेबल, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो दर्द नहीं, वो चीख नहीं भूल सकती। तो लेकिन कैसे अब याद आती हैं चीजें कि शायद उन चीजों से ही मैं स्ट्रांग बनी हूँ। कैसे हुआ था वो फ्रैक्चर, क्या हुआ था? सर नाइट बहुत ज्यादा मतलब अंधेरा था, काफी अंधेरा था सर, और कंपास पीछे वाले के पास था, ऑफिसर के पास। तो आई जस्ट टर्न अराउंड कि मुझे कंपास देना। मैं आगे चल रही थी, तो जैसे ही कंपास लेने के लिए पीछे मुड़ी, तो वहां पर अरावली हिल्स में सर छोटे छोटे स्टोन्स, ऐसे बिल्कुल नुकीले शार्प जो है वो ऐसे जमीन से निकले हुए थे। माई लेग जस्ट एंटर्ड, इट एंटर्ड इनसाइड माई लेग, जस्ट हड्डी के साइड से ऐसे क्रॉस कर गया वो, बिल्कुल ऐसे उसने टो पार्ट में कर दिया, यहाँ पे नी के जस्ट नीचे। आई हैव 52 स्टिचेस। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका पैर खराब हो जाएगा, उस पर हमेशा मार्क रहेगा ये। मैंने कोई बात नहीं, ये निशानियां जो है ना, ये मेरी ब्रेवरी की निशानियां हैं, ये मेरी बहादुरी की निशानियां हैं कि मैं इतना सरवाइव किया और इतना पेन सहन करके भी मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट किया है। ये मेरे लिए और मैं मेरे बच्चों के लिए भी एक इंस्पिरेशन रहेगी फ्यूचर में। और ऐसी ट्रेनिंग ही क्या जिसमें चोट नहीं खाई। सबके साथ होता है। हाँ, और बैचमेट्स बहुत सपोर्टिव थे सर, स्टाफ बहुत सपोर्टिव था, एवरीबडी लुक्ड आफ्टर मी इन अ वेरी नाइस मैनर। बहुत केयर किया, मेडिकल स्टाफ ने भी, ऑफिसर्स ने भी मुझे उठा के लेके गए शोल्डर पे। हाँ, बहुत अच्छा था सर। सो सोनिया, ये आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई, उसके बाद में आप जब फर्स्ट टाइम किसी यूनिट में ज्वाइन करते हैं ना एज एन ऑफिसर, जब आप जाते हैं, वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो हाउ हैज बीन दैट जर्नी? बहुत ठंड थी सर, मैंने इतनी ठंड कश्मीर में देखी नहीं थी। माय फर्स्ट पोस्टिंग वाज इन कश्मीर। बहुत ज्यादा ठंड थी, बहुत ही ज्यादा। तब मुझे समझ में आया कि वाकई फोर्स को जो है इतना इतना सम्मान क्यों देते हैं। इतना जो है सेक्रीफाइस, मतलब इतना अल्टीमेट वेदर, बाप रे, बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा। वो मुझे लगा कि मेरे एडजुटेंट बोले कि सोनिया स्वेटर डाल लो, ये कर लो। मैं क्यों, मुझे ठंड नहीं लगती। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अरे सोनिया यहाँ बहुत ठंड है। देन मुझे ठंड लग गई सर, 2 दिन में ही पूरा वो जो टूरिस्ट वाला मोड था वो खत्म हो गया कि नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ जॉक। आपको यहाँ पर सरवाइव करना है तो आपको अपना पूरा बॉडी कवर करके रखना है, और ज्यादा स्टाइल नहीं मारना है इधर। तो कपड़े पहनो, खूब सारे कपड़े पहनो, तो ठंड से बचना है, तभी राइफल में हाथ लगेगा। नहीं तो लिया भी फ्रीज हो जाती थी, ये पूरा फ्रीज हो जाता था, पूरा हाथ पैर सब कुछ। बट सब स्टार्ट हो गया, बस थोड़ा मौसम मेरे को डिफरेंट लगा, अदरवाइज आई वॉज मेंटली ट्रेन्ड फॉर दैट। टेरेन के लिए और ड्यूटी के लिए आई वॉज मेंटली एंड फिजिकली एंड प्रोफेशनली आई वॉज ट्रेन्ड। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। एंड मेल यूनिट में कमांड करना, डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सीलेंट मीन्स एक्सीलेंट। सोनिया, आपने उस टाइम जब शुरू में पहले ज्वाइन किया वो कश्मीर में ज्वाइन किया, उसके बाद में भी आपने कश्मीर में आके फिर अभी आई थिंक लास्ट टाइम भी आप कश्मीर में रही हैं। सो और इतने सारे अभी आपकी कितना 15 साल हो गया? नहीं सर, 12 ईयर। 12 इयर्स हो गया। तो 12 इयर्स के इस जॉब में, उस बीच में आप
एक कमांडेंट है, असिस्टेंट कमांडेंट भी है, ऑफिसर हैं, उसके साथ में एक वाइफ भी है, एक मदर भी हैं। और ये जो 12 साल की जर्नी में किस तरीके से आपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस किया है, जो हमारे सुनने वाले उनको जरा बताइए कि डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस you are still a smiling lady, smiling officer, a smiling woman, and with so much of confidence. वो उसका रहस्य बताइए। ये सवाल भी सर बहुत कॉमन है, सोशल मीडिया पे भी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम, खासकर लड़कियां पूछती हैं जो वर्किंग वुमेन है, सर्विंग वुमेन है, कि मैम आप इतनी टफ सर्विस में हैं, इतने ऐसे प्रोफेशन में हैं, तब भी आप कैसे मैनेज करती हैं। तो सबसे पहले सर मुझे लगता है, पर्सनली लगता है, एक लड़की को फिजिकली स्ट्रोंग होना, खासकर ऐसी सर्विस में, फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। फर्स्ट फिटनेस, आपकी आपकी अच्छी हेल्थ, आपको मेंटली फिजिकली अगर आप स्टेबल नहीं होंगे, अगर आपके बॉडी में अगर आप कैपेबल नहीं है, आप फिट नहीं है, दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते, आप एक साथ बच्चे को कैरी नहीं कर सकते, या फिर आपको बेबी को फीड भी कराना है और उसी टाइम यू हैव टू अटेंड अ मीटिंग, एंड मीटिंग अटेंड करने के बाद अगेन यू हैव टू ज्वाइन योर ड्यूटी, एंड ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद अगेन यू हैव टू कम बैक टू योर हेडक्वार्टर से फिर आपको वापस से फिर बेबी के लिए कुछ सामान लेने भी जाना है। सो इट रिक्वायर लॉट्स ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी के लिए आपको फिट होना बहुत जरूरी है। हेल्दी खाना और हेल्दी रहना आपके लिए मैंडेटरी है फोर्सेस में। और ये तो मैं सभी लड़कियों से कहूंगी कि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप टीचिंग में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिजनेस वुमेन है, आप XYZ किसी भी फील्ड में है, डिफेंस में है, पुलिस में है, आपको अपने आप को फिट तो रखना पड़ेगा। अगर आप फिट नहीं है तो यू कांट कंपेयर योर सेल्फ विद द मेल काउंटर पार्ट। आप फिट रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, आप अपना जो जील इंथुसियास्टिक आपका जो लाइफ स्टाइल है उसको आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उस एनर्जी को आप कभी मेंटेन नहीं कर पाएंगे अगर आप फिट नहीं है। अगर आप फैल गए हैं, या फिर आप मतलब आपने गर्दन ऐसे कर लिया, तो आधे काम तो आप ऐसे ही परेशान रहेंगी, आधा कॉन्फिडेंस तो आप ऐसे ही खो देंगी, आधा आप फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने, सिर्फ मैं नॉर्मल डिलीवरी हुआ, आई हैव 2 किड्स, चलो बहुत सारे लोगों के सिजेरियन भी हो जाता है, आपको लेकिन कम बैक करना है। अगर आप फोर्सेस में हैं तो आपको कम बैक करना है, और बहुत शानदार कम बैक करना है। ये इसको चैलेंज नहीं लेना है, लेकिन आपको अपने बच्चे की आप केयर अच्छे से कर पाए इसलिए आपको कम बैक करना है। आपको अपने प्रोफेशन को, अपने बच्चों की केयर में कंप्रोमाइज किसी को नहीं करना है। आप अपनी ड्यूटी, अपनी फैमिली और अपने बच्चे, आपको सबको प्रायोरिटी देना है। उसके लिए आपका फिट होना बहुत जरूरी है सर, ये मुझे लगता है। और मैं सबको बोलती हूँ कि फिट रहिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप अच्छा खाना की खाइए, आप योगा कीजिए, अपने लिए 15 मिनट 20 मिनट आप जरूर निकालिए, वॉक कीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली अप रहेगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। नहीं कुछ नहीं होगा, अरे यार क्या बात है, 2 मिनट में अभी दूध पिलाया बच्चे को और अभी खाना बनाया, और चलो ऑफिसर्स को हमें बहुत ज्यादा सा स्टाफ रहता है, कुकिंग स्टाफ हेल्पिंग के लिए, और अगर खुद भी बनाना पड़े बच्चे के लिए तो फटाफट आप खाना बनाइए, खाना बना के आप अपना मीटिंग अटेंड कर लीजिए, आप ऑफिस में चले जाइए, काम कर लीजिए। आप बॉर्डर पे भी खड़े हैं, BSF में है, आप बॉर्डर पे खड़े हैं, ड्यूटी में खड़े हैं, तब भी आपको अपने आपके अंदर अगर वो एनर्जी नहीं है, वो स्फूर्ति एक हिंदी में वर्ड है सर, आपके चटकी आपके अंदर स्फूर्ति नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगी, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर आप कहेंगे लोड ले लिया मैंने, अरे यार बच्चा है कैसे पाले, ये वो, देन यू विल स्टार्ट मेकिंग एक्सक्यूज। तो आपको अगर अपने बच्चों की केयर अच्छे से करनी है तो आपको अपने आप को फिट रखना है अपने बच्चों के लिए। ड्यूटी के लिए तो मैंडेटरी है, मेडिकली आपको फिट रहना है, लेकिन बच्चे की केयर आप तभी कर पाएंगे जब आप फिजिकली फिट रहेंगी। उसके बाद आता है सर इमोशनली आपको फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, आपके हस्बैंड का, आपके इन-लॉज का, आपके पेरेंट्स का, और आपके आसपास सराउंडिंग जो लोग हैं वो आपको टॉक्सिक लोग ना हो आपके आसपास, आपको आपका कॉन्फिडेंस लो करने वाले लोग ना हो, आपको बढ़ावा दें, चाहे झूठी तारीफ करें आपकी कि नहीं नहीं अरे कितना अच्छे से संभाल लेते हो, कितना अच्छे से कर लेते हो, वो लड़की को लगता है कि हाँ नहीं मतलब ये लोग इतना बोल रहे हैं, जब यहाँ तक मैं ले आई, अब बच्चा 6 महीने का हो गया, अब और ऊपर चले जाएंगे और थोड़ा ऊपर बड़ा हो जाएगा। और उसके साथ ही सर CCL भी रहती है, हमारी चाइल्ड केयर लीव भी रहती है, गवर्नमेंट देती है चाइल्ड केयर लीव। तो अगर आपको लगता है कि मैं ड्यूटी और बच्चे को बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ उसकी केयर को,
तो प्लीज उसको कंप्रोमाइज ना करें। सर, मदरहुड का जो स्टेज आता है, खासकर जब आपके बच्चे बहुत छोटे हैं और आप वर्किंग वुमेन हैं और आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा लोग नहीं है केयर करने के लिए, तो एक ऑप्शन सर रहता है कि चाइल्ड केयर लीव लेके आप अपने घर जाके खुद अपने बच्चों की केयर कीजिए। उनकी हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज ना करे कोई मदर, और उनको मतलब ये ना सोचे कि चलो मैं नौकरी को प्रायोरिटी दे दूं, या फिर थोड़ा सा कष्ट होगा, डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी भी होगी, परेशानी आएगी, काफी परेशानी भी आएगी, और आपको सोने को मतलब यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप और खाना टाइम से नहीं खा पाएंगे, अपनी केयर नहीं कर पाएंगे। दैट इज नेचुरल स्टेज यू हैव टू गो थ्रू, और उसको आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप स्किप कर रहे हैं तो आप मदरहुड को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और आप कभी जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो आपको लगेगा कि यार काश मैं उस समय अपने बच्चे की केयर ऐसे कर लेती तो आज उसको ग्लासेस नहीं लगते या फिर उसके टीथ खराब नहीं होते, मैंने उसको अनअटेंडेड छोड़ दिया। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं सर जो मदर को बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने जॉब के साथ साथ। और मैं ये तो नहीं कहूंगी कि दैट आई एम ए परफेक्ट मदर, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे एटलीस्ट अच्छे से उनकी परवरिश हो, उनको माँ का प्यार मिले, पिता का प्यार मिले, फैमिली का वो रहे, मतलब जुड़ाव रहे उनके साथ। वो मैनेज करने के लिए बहुत छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस होते हैं, वो आपको करने हैं और उसको आप स्किप नहीं कर सकते। और इमोशनली सोशली आपको स्ट्रोंग रहना है, आपको सुनने की आदत होनी चाहिए कभी कभी डांट भी सुनने की आदत होनी चाहिए, बच्चों की रोने की आवाज भी सुनने की आदत होनी चाहिए। डोंट बी पैनिक, और एकदम से मतलब हाइपर नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है। तो बहुत ही शांत, अगर आप पेशेंस रहेंगे, काम कंपोज रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता है आपको कोई परेशानी आएगी। आप भी बोलते हैं सर कि मदरहुड को एंजॉय करना चाहिए, पेरेंटहुड को एंजॉय करना चाहिए, ये समय दोबारा नहीं आएगा। मैं भी गुस्सा होती हूँ, इरिटेट होती हूँ। कई बार मुझे लगा कि मतलब इतना बहुत सारे इवेंट, जब हमारी जॉब प्रोफाइल ऐसी है सर कि हमें भी कई बार ऐसे टफ सिचुएशंस में आ जाते हैं हम लोग, और बच्चा साथ में है तो उसको फिर बुलेट प्रूफ गाड़ी में उसको रखो और फिर कैरी करो अपना ड्यूटी को, उसको एग्जीक्यूट करो चीजें। तो वो टफ पार्ट होता है सर लाइफ का, बट वो सिविलियन जो लेडीज हैं जो काम करती हैं उनके साथ नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, हमारे सोशल मीडिया पे भी दिखते हैं। और जरूरी नहीं है कि कोई चीज सोशल मीडिया पे दिख रही है तो वही मतलब उतना ही लोग कर रहे हैं। उसके अलावा भी सर मुझे लगता है कि दुनिया की हर माँ योद्धा होती है, और दुनिया की हर माँ अपने बच्चों को बेस्ट परवरिश करने की कोशिश करती है, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े, कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े। वो अपने रिश्तों से भी कंप्रोमाइज कर लेती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो बेस्ट करती है सर। तो हर मदर अपने बच्चे के लिए बेस्ट होती है। तो उसी तरीके से मुझे भी अपने बच्चे लगते हैं कि हाँ मैं भी बेस्ट करना चाहती हूँ उनके लिए, और अपनी ड्यूटी में भी मुझे बेस्ट रहना है, उसमें भी मुझे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। तो उसको बैलेंस करना आप ही के OLQs पे डिपेंड करता है कि आप हाउ स्ट्रोंग यू आर, हाउ मेंटली इमोशनली स्ट्रोंग यू आर। आपको हारना नहीं है, यू हैव टू नेवर गिव अप। कभी मत छोड़ो, अपने पे भरोसा रखो, कर लोगी यार, सब कर लोगी, सब कुछ कर लोगी, लड़की ये सब कर सकती है। ये बड़ा अच्छा आपने बताया सोनिया कि सबसे पहले, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ब्रॉट आउट दीज पॉइंट्स, फर्स्टली दैट फिजिकल फिटनेस इज द प्राइम इंपॉर्टेंस टू बी हैप्पी इन द लाइफ। बिकॉज जब फिजिकली फिट होंगे तो आप मेंटली रोबस्ट होंगे, जब फिजिकल और मेंटली दोनों फिट होंगे तो आप इमोशनली भी स्ट्रांग होंगे, और ये तीनों चीजें जब मिल गया तो फिर आपका सोशल भी आप ठीक होंगे, आप इमोशनली भी ठीक होंगे, और ओवरऑल आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। एंड इसका बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो फिजिकल फिटनेस से ही शुरू होता है, आपकी हेल्थ से शुरू होता है। नो डाउट सर, नो डाउट। मैं जब अपने मेंटीज को बताता हूं तो आपकी लाइफ की जो बिल्डिंग है, जैसे बुर्ज खलीफा जब बनता है, बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग, तो उसकी सबसे पहले क्या है, उसका जो प्लिंथ है, उसकी जो नींव है, वो जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, बेस स्ट्रांग नहीं होगा, आप इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो लाइफ की भी बिल्डिंग की तरह है कि उसका बेस सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, और वो बेस है आपकी हेल्थ। और हेल्थ में 4 चीजें आती हैं, दैट इज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। ये पांचों जब आपकी चीजों का बेस ठीक होगा तो आपकी लाइफ की जो बिल्डिंग है वो बहुत बड़ी बनी। सोनिया, आपने आप ऑलरेडी ट्रुप्स कमांड करती हैं, असिस्टेंट कमांडेंट हैं CRPF में।
आप स्टूडेंट लीडर भी रही हैं। आप ऐसी कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज देखती हैं जो कि ह्यूमन बीइंग में और मेल या फीमेल में होनी चाहिए, जिससे कि उसकी लाइफ या प्रोफेशनल हो या पर्सनल लाइफ में कौन सी ऐसी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी होगी टू सक्सेसफुली लीड करने के लिए अपनी लाइफ? those are there are so many OLQs जिनको मैं काउंट करती हूँ कि वो एक ऑफिसर के अंदर होना ही चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर भी होना चाहिए. बीइंग ए सिटीजन, बीइंग ए ह्यूमन, बीइंग ए कमांडर, बीइंग ए लीडर, बीइंग ए प्रोफेशनल. उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं सर. जैसे आप ऑनेस्टी से कोई काम करते हैं, पैशन से कोई काम करते हैं, पागलपन की हद तक कोई काम करते हैं, उसमें आपको कभी भी फेलियर के चांसेस अगर हो भी जाएंगे तो, लेकिन अल्टीमेटली यू विल बी सक्सीड. एब्सोल्यूट. लेकिन अगर आपने जिद नहीं बनाई, बस ठीक है कर लूंगा, ट्राई कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा मैं कर लूंगा, आज का काम कल पे छोड़ दूंगा, ढीला आप छोड़ेंगे तो टाइम भी आपको लूज लेगा, टाइम भी आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगा. अगर आप टाइम को यूटिलाइजेशन सही करते हैं तो मुझे लगता है कि आप भी टाइम को जीत लेंगे. टाइम आप अपने पक्ष में कर सकते हैं, अपने फेवर में कर सकते हैं टाइम, अगर आप ऑनेस्टी से और कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं. इसके अलावा सर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, अपने आसपास के लोगों के प्रति सिंपैथी एम्पैथी दोनों होनी चाहिए, कि आप दूसरों का दर्द समझ सकें, अपने जूनियर्स की बातें समझ सकें, अपने आसपास रहने वाले जीवों को समझ सकें, उनकी फीलिंग्स को आप फील करके उस हिसाब से आगे का काम कर सकें. फिर जस्ट आपके अंदर होना चाहिए. जस्ट मीन्स आई वुड से जस्टिस आपको करना आना चाहिए, रिश्तों के साथ, खुद के साथ. जस्टिस टू योर सेल्फ, जस्टिस टू योर रिलेटिव्स, जस्टिस टू योर लव्ड वंस, जस्टिस टू योर चिल्ड्रन, जस्टिस टू योर सबॉर्डिनेट्स. आपको पार्शियलिटी नहीं करना है किसी भी चीज को लेकर, पार्शियलिटी भी नहीं करना है. इसमें दो चीजें हैं सर जस्टिस में, कि आप कोई भी डिसीजन ले वो उसमें कहीं भी लगना नहीं चाहिए कि आपने किसी कास्ट, क्रीड, कलर या किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करके कोई फैसला लिया है. और ऐसा सिविल लाइफ में नॉर्मल जो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर भी होना चाहिए कि आप कभी भी कुछ भी बोले, कुछ भी काम करें तो ये सोच के ना करें कि ये इस जाति का है तो मैं इसको खाना खिला दूं, या इस जाति का है तो मैं इसकी हेल्प कर दूं, इस जाति का है तो मैं इसे वोट दे दूं, या इस कास्ट का है तो मैं इसके घर पे खाना खा लूं या इसको दोस्त बना लूं. इस तरह की चीजें आपको नहीं करना है. यू हैव टू बी वेरी मच फेयर एंड फाइन सेक्युलर, जिसकी परिभाषा आपको समझ में आनी चाहिए. और आपको जस्टिस करना है अपने काम के साथ, खुद के साथ और अपने प्रोफेशन के साथ, और अपने रिएक्शंस में भी आपका जस्टिस होना चाहिए. आप जो एक्शन है, रिएक्शंस में आपका भी जस्टिस होना चाहिए. वो ये नहीं कि आपने कुछ भी कर दिया और मतलब आपने उसका फिर एक्सक्यूज बना दिया कि ये गलती मेरे से इसलिए हो गई थी, मैंने ऐसा सोचा. प्रिजम्पशंस आप करेंगे और जस्टिस नहीं कर पाएंगे, अपने रिएक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो वो भी गलत है. ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं सर, बहुत सारी चीजें हैं. नहीं, वेरी राइट. इनफैक्ट मोटे तौर पे जो आपने बोला, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है. फेयर मीन्स यू शुड नॉट बी फेयर, यू शुड बी सीन टू बी फेयर. दिखना चाहिए लोगों को कि यू आर फेयर एंड जस्ट लाइफ. एंड एज एन commanding officer or as a officer or as commander, everyone should see a judge in you, means who is a fair and just person, and this is very important for the subordinates, for the troops whom you command. जी, very right. सोनिया, एक चीज जो मैं और बिकॉज CAPF से आप पहली मेरी एक गेस्ट हैं एज ए फीमेल. आप जरा ये बताइए, आपने CDS का भी तैयारी किया था, उसके बाद में CAPF का भी UPSC एग्जाम का तैयारी किया, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि किस तरीके से आपने वो तैयारी की जो आप सक्सेसफुल हुए. बहुत लोग जानना चाहेंगे. ये कोई शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस नहीं था सर. मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू में बताया है कि मेरे फादर काफी हम लोगों को बचपन से ही जनरल नॉलेज में मींस आपको ज्योग्राफी, इंडिया की हिस्ट्री, कौन चीज क्या है, क्यों है, कौन बना है, किस लिए बना है, हर चीज को हम लोगों को बताते रहते थे. दादाजी भी शेयर करते थे और धीरे धीरे हम लोगों का, मेरे ब्रदर का भी और मैं, हम तीनों बहन भाई जनरल नॉलेज में काफी अच्छे थे. और ये मतलब मैंने जितने भी इसमें कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, हम लोग क्विज कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते थे तो हमेशा जीत जाते थे.
तो हमें लगा कि शायद हमारी नॉलेज अच्छी है, देश विदेश की जो नॉलेज है वो अच्छा खासा आईक्यू है हम लोगों का, वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप है। तो धीरे धीरे और पढ़ते गए। अब जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है उसको आप और पढ़ते हैं, ये भी आप जानते हैं सर। किसी चीज में आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप और चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। कहीं भी आपको कोई चीज दिखाई देगी तो आप उसको तुरंत कैप्चर करेंगे कि अच्छा ये भी है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बचपन से ही पापा ने सिखाया था, तो न्यूज़पेपर आपको बहुत हेल्प करता है। आज तो खैर जमाना चेंज हो गया है सर, तो अभी मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, एआई का जमाना है, तो यू हैव मेनी ऑप्शंस। बट जब मैंने स्टडी किया था तो न्यूज़पेपर एंड बुक्स पे काफी डिपेंडेंट थे, एनसीईआरटी पे काफी डिपेंडेंट थे। प्रैक्टिस बहुत करते थे, जो सैंपल पेपर्स होते हैं सर उसका प्रैक्टिस बहुत करते थे। और जैसे खुद प्रैक्टिस करना, आप आंसर की को साइड में रख दीजिए, प्रैक्टिस मॉक पेपर्स आप करते रहिए, तब आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि अगर 100 क्वेश्चंस आएंगे तो 80 तो एटलीस्ट मेरी आंखों के सामने से मैं निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ, वो उसमें से आ जाएगा। उसमें से अगर नेगेटिव मार्किंग भी थी सर उस समय, आई थिंक 1-2 साल पहले ही स्टार्ट हुआ था नेगेटिव मार्किंग, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था नेगेटिव मार्किंग से। तो ऐसा नहीं, तो कई एक स्टेज ऐसी भी आई थी, मुझे लगने लगा कि अब मैं और क्या पढ़ूं, कितना तो पढ़ लिया मैंने। तो मैं इतना पढ़ती थी कि मुझे लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी पढ़ पढ़ के, क्योंकि मुझे कुछ और काम आता ही नहीं था कि मैं पढ़ाई के अलावा कुछ और काम करूं। पापा 4 बजे उठा देते थे और पढ़ते थे। मुझे लगता है कि हाँ, मैं सबको बोलती हूँ, मैंने लाइव सेशंस में भी बोला है कि आप मॉर्निंग टाइम को यूटिलाइज कीजिए पढ़ने के लिए। इंस्टेड ऑफ आप लेट नाइट पढ़ते हैं और सुबह लेट उठते हैं, आप सुबह जो आप सूर्योदय से पहले का जो टाइम होता है उससे आपकी मेमोरी शार्प होती है, और आप चीजें जो पढ़ते हैं, अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप सुबह उठ के पढ़िए, मुझे लगता है कभी नहीं भूलेंगे आप। उस समय आपका जो है एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है, आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो उनका टेम्परेचर ठीक ठाक होता है, और एनवायरमेंट में भी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी रहती है, और आपकी मेमोरी मतलब जल्दी से ग्रास्प करती है चीजों को। तो मॉर्निंग में प्रैक्टिस करें, दिन में आप जो इजी टॉपिक्स उनको दिन में कवर करें, जो मीडियम टॉपिक्स उनको आप शाम को कवर करके, और अपना रेस्ट भी देना है, क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तो आप पढ़ भी अच्छे से नहीं पाएंगे। फिर आपको नींद आएगी, खराब खाना खा लेंगे, आपको आलस आएगा, लेजीनेस आएगी। तो अपना खाने पीने का भी ख्याल रखना है, साफ सुथरा शुद्ध खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, उससे कि आपको नींद नहीं आएगी। अच्छा, एक और कहावत थी, उसमें बोलते थे कि बाल्टी में पानी रख के बैठ जाओ, नींद नहीं आएगी। नींद हमें भी आती थी सर, ऐसी बात नहीं है। हम लोग लकी इस बात में रहे कि सर हमारे टाइम पे मोबाइल, टीवी, सब इन चीजों का जमाना नहीं था। ओनली स्टडी वाज द ऑप्शन, ओनली बुक्स वर द ऑप्शन। लाइब्रेरी में जाना है, यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में पढ़ना है, और घर पे पढ़ाई करना है। मम्मी जो है खाना बना के बिस्तर पे दे देती थी, खाना खा लीजिए। तो पढ़ाई करना था, और पापा हमेशा बोलते थे, बेटा स्टडी इज द ओनली ऑप्शन टू सक्सीड। यस। उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट लाइफ में इधर उधर आपका ध्यान गया तो आप एक बार डाइवर्ट हुए तो आप दोबारा हटके वापस नहीं आ पाएंगे। तो ये स्टूडेंट लाइफ है, आपको इसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और एक बार अभी मेहनत कर लोगे ना तो लाइफ में कभी आपको पछतावा नहीं होगा कि मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में टाइम को सही यूटिलाइज नहीं किया, या मैंने वो समय खो दिया, या मैं उस समय काश में पढ़ लेता। वो रिग्रेट आपके माइंड में लाइफ टाइम रहे, उससे तो अच्छा है कि आप उसी समय मेहनत कर लें। और भी बच्चे थे सर, खेलते थे, शाम को कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे, मैं भी खेलती थी, लेकिन मेरा था कि मैं पहले अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करूंगी, अपना होमवर्क करूंगी कंप्लीट, अपने असाइनमेंट्स पूरे बनाऊंगी, उसके बाद मैं खेलने जाऊंगी। वेरी राइट, वेरी राइट। प्रायोरिटी आपको एजुकेशन होनी चाहिए, आपको अपना करियर प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप दूसरी चीजों को आप चाहते हैं कि आप गाने भी सुने, डांस भी सीखें, और गेम भी खेल लें, और पढ़ाई भी कर लें, तो सब चीजें मिक्सअप करोगे तो आप किसी एक चीज में आप कभी नहीं जा पाओगे आगे। करेक्ट। यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग टू एक्सेल। एंड टाइम की जो बात आपने कही, यहाँ मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि हम सब बोलते हैं ना टाइम मैनेजमेंट। इट्स नॉट ए टाइम मैनेजमेंट, इट इज बिकॉज द टाइम तो चलता जा रहा है, टाइम नहीं रुकता है, टाइम इज कंटिन्यूअस। व्हाट यू हैव टू मैनेज योर एक्टिविटीज, एंड एक्टिविटीज में व्हाट यू रियली सेड कि आप 4 चीजों की जगह एक चीज पर फोकस करो एट ए टाइम ऑन वन थिंग, देन यू विल सक्सीड इन दैट थिंग। सो बहुत सही बोला आपने। एक कहावत है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिसको परेशानी होती है, जिसे लगता है कि नहीं अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं घर में बड़ी थी सर, मेरे भाई छोटे थे, और पापा वाज द ओनली पर्सन हु वाज अर्निंग,
उस समय, और बहुत ज्यादा सैलरी भी नहीं थी फादर की कि 6 पे कमीशन से पहले। तो मुझे बहुत ये चीज ऑड लगती थी। जब मैं कॉलेज में पॉकेट मनी मुझे मिलती थी तो पापा बोलते थे मम्मी को कि आप दे दो, मम्मी बोलती थी आप दे दो। तो मुझे लगता था कि मुझे कभी ऐसी नौबत नहीं आए कि जो मेरी मदर ने कभी फेस किया तो वो मैं कभी फेस करूं। मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है हर हाल में, ये मेरा फोकस था सर। और इसीलिए मैंने अपना पसंद की, अपनी सर्विस चूज की कि मुझे पावर में जो है रहूं ना रहूं, पर एटलीस्ट मैं बोल्ड रहूं, स्ट्रोंग रहूं, ऐसी मुझे सर्विस चाहिए जिसमें मैं अपने आप को जस्टिफाई कर पाऊं कि हाँ दैट माई एप्टीट्यूड, माई एटीट्यूड मैचेस विद माई जो प्रोफाइल। मेरा जो एटीट्यूड है, जैसी मैं हूं, वो सब चीजें जो मेरा एटीट्यूड है वो मैच करना चाहिए मेरी पर्सनैलिटी से, और इसीलिए मैंने सर्विस चूज किया। और मेरे गुरुजन मुझे हमेशा बोलते थे कि सोनिया एक दिन जो है इसके सर पे एक दिन तिरंगा जरूर लहराएगा, ये तिरंगे को लेकर कमांड करेगी, ऐसा मेरे इंग्लिश के टीचर बोलते थे हमेशा मुझे। जब भी मैं स्टेज पे बोलती थी या स्टेज पे मैं डेक्लेमेशंस, ऑरेशंस या कंपेयरिंग के लिए जाती थी, तो हमेशा बोलते थे कि लड़की जो है आगे जरूर जाएगी। सोनिया, तुम्हारा भाई एयरफोर्स में है, एनडीए से निकला हुआ है और ही इज एन ऑफिसर। तुम पैरामिलिट्री फोर्सेज में हो एज ए पुलिस वुमेन, अगेन असिस्टेंट कमांडर एज एन ऑफिसर। कभी घर में जब दोनों मिलते हो तो क्या बातें होती होंगी? सर वो बहुत अप्रिशिएट करता है सीआरपीएफ को, हमारी ड्यूटीज को, हमारी जो अनसर्टेनिटी है ड्यूटीज में। काफी हम लोग, हमारा प्रोफाइल काफी बड़ा है सर, इंटरनल सिक्योरिटी को हैंडल करती है सीआरपीएफ। तो कोई ऐसा फिक्स हमारा ड्यूटी नहीं रहता है हमारा। नक्सलिज्म से लेकर उधर माओइस्ट और इधर ये टेररिज्म, फिर इंटरनल लैंड ऑर्डर सिचुएशंस। तो कभी वो मुझे बोलता है सोनिया, कभी फोन करता हूं तो कभी तुम महाराष्ट्र होती हो, कभी जम्मू कश्मीर होती हो, कभी यूपी में होती हो, ऐसा क्या है? मैंने कहा भैया ये हमारा जो प्रोफाइल ही ऐसा है कि जहां भी देश को हमारी जरूरत पड़ेगी वहां हमें जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है आपकी तरह फिक्स हम कैंप, हमारा एक कैंप में आप लोग रहते हैं। फिर मैं एयरफोर्स के कैंप्स में भी बहुत बार गई हूँ सर भाई के साथ, तो वी नो ईच अदर। हम दोनों ही अपनी फोर्सेस की अच्छाइयां बुराइयां जानते हैं, लिमिटेशंस भी जानते हैं। और क्योंकि मेरे फैमिली में आर्मी से बैकग्राउंड है तो मैं आर्मी को भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरा उससे भी काफी लगाव है, मेरा इंक्लिनेशन है फोर्सेस के लिए, और वी रिस्पेक्ट आवर फोर्सेस। और मेरे बहुत सारे दोस्त कोस्ट गार्ड में, असम राइफल्स में भी मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, और पुलिस में भी बहुत, देश की अलग अलग कोने में हर फील्ड में हमारे फ्रेंड्स है सर। ऐसा दोनों बहन भाई हम लोग शेयर करते हैं चीजें। तो कई बार वो जब अपनी टफ चीजें बताता है, अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, मुझे दया आती है कि नहीं सीआरपीएफ में फिर बहुत अच्छा है ये सब चीजें। तो पायलट? यस सर, ही इज पायलट। कौन सा एयरक्राफ्ट चलाते हैं? पता नहीं, अभी तो इंस्ट्रक्टर है सर वो। अच्छा, ओके। अभी तुम्हारी ये सारी बड़ी इंस्पायरिंग कहानी रही, ये जर्नी यहाँ से आने की। अभी आई बिलीव यू आर इन द रैपिड एक्शन फोर्स। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहां वाकई आपने, मतलब जहां ह्यूमन टच हो या कुछ ऐसा आउट ऑफ बॉक्स आपने कोई एक्शन लिया, सॉल्यूशन लिया किसी प्रॉब्लम का? एनी मेमोरी इफ इट कम्स टू योर माइंड? हाँ सर, हमारी जितनी भी ड्यूटीज रहती है रैपिड एक्शन फोर्स की, सभी कोई ना कोई कहानी, केस स्टडी पक्का रहती है सर उसमें। और वो मतलब उसमें अकेला एक ऑफिसर नहीं रहता है, उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स रहते हैं। बट बीइंग ए लेडी ऑफिसर ऐसा फिक्स नहीं है कि मुझे फीमेल लीड मॉब को ही कंट्रोल करना है। वहां पर आप किसी भी तरह का मॉब आपके सामने हो, यू हैव टू बी वेरी मच पेशेंसफुल, पेशेंट भी, यू हैव टू वेरी मच पेशेंट, एंड बहुत मिनिमम फोर्स के साथ आपको काम करना होता है। और अपने जवानों को भी आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड रूल्स रेगुलेशंस को, ह्यूमन राइट्स के भी ग्राउंड्स को देखते हुए आपको एक्शन लेना होता है। तो काफी चैलेंजिंग तो रहता है सर, नो डाउट। और जिस तरह देश की स्थिति है, हमारा सिनारियो है, पॉलिटिकल सिनारियो है, उस समय भी बहुत चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, और चीजों के पीछे का इंटेंशन समझना पड़ता है, बिल्कुल इम्पार्शियल होके काम करना पड़ता है सब चीजें, क्योंकि सब लोग इस एक उम्मीद से देखते हैं कि दैट इफ रैपिड एक्शन फोर्स इज देयर देन एवरीथिंग बी फेयर। तो कई बार हम किसी डिस्ट्रिक्ट में गए थे, तो सम लेडीज वर
protesting against arrest of their children. Okay. तो एसडीएम और डीएम सर बोले कि सोनिया तुम ही हैंडल करो। तो फिर थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ता है सर, थोड़ा डिप्लोमेट होना पड़ता है कि उनको समझाने के लिए। तो ये सभी पुलिस ऑफिसर्स करते हैं, कभी उनकी साइड होके वो बात करना, ताकि मकसद होता है उनको वहां से आम पब्लिक के लिए जो रास्ता उन्होंने रोका है या प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको शांतिपूर्ण ढंग से उसको निपटारा कर दिया जाए। तो वहां पर फिर मुझे देखने के बाद उन लेडीज ने एक बार भी नहीं पूछा कि हमें आप हटने को क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ मेरे कहने पे ही वो बेचारे सब हट गए। क्या बात है, गुड थिंग। सिर्फ मैंने उनसे इतना रिक्वेस्ट किया था कि जैसे आप किसी की बहन बेटी है, मैं भी हूँ, तो मैं ड्यूटी पे हूँ, तो अगर आप ऐसे हटेंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं किसी के ऊपर हाथ उठाऊं या किसी के खिलाफ एक्शन लूं। आप अच्छे काम, अपने बच्चे के लिए आप आई हैं, आप अच्छे कॉज के लिए आई हैं, तो हम उस चीज को समझते हैं, उसका एक तरीका है और मैं एश्योरेंस देती हूँ कि आपका काम हो जाएगा। लेकिन रास्ता रोकना ये समाधान नहीं है, प्लीज आप रास्ता छोड़ दीजिए। और इस तरीके से रास्ता हटवाने में सर मेरे को कई बार एक्सपीरियंस है, तो मैं ऐसे करके मैं रास्ता, अब कोई देख रहा होगा तो ये ना सोचे कि मैम तो ये तरीका अपनाती है। लेकिन हाँ, जनरली हम लोग करते हैं सर। anything you do in the good faith or in the interest of larger community, वो सब ठीक है। हमें लगता है अगर हमें उस समय किसी कास्ट को फेवर करना है तो हम हटाने के लिए बोलते भैया मैं भी उसी कास्ट से हूँ, प्लीज हट जाइए। ओके, गुड। सोनिया, जाते जाते ये जरूर बताइएगा कि यदि आप सीआरपीएफ में नहीं होती तो क्या करते? सर अगर मैं सीआरपीएफ में नहीं होती तो कहीं शायद मुझे लगता है मॉडलिंग मेरा सेकंड पैशन था। ओके, अभी भी है? हाँ, फोटोग्राफी एंड मॉडलिंग। आई हैव ग्रेट इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी एंड ट्रेवलिंग, ये सब चीजें मुझे बहुत पसंद है। या तो मैं ट्रैवलर होती, मैं वर्ल्ड वाइड जो है घूमती और खूब सारी चीजें मैं यादें यूज करती और उसको सोशल मीडिया पे मैं दुनिया को दिखाती। काफी लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है, बट मुझे भी करना था। या फिर मैं मॉडल होती सर, या मैं दोनों चीजें होती। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि एक बार जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और यूनिफॉर्म लाइफ से जब रिटायर हो जाएंगी तो हम आपको देखेंगे कि आप एक सक्सेसफुल मॉडल या सक्सेसफुल फोटोग्राफर या सक्सेसफुल मीडिया पर्सनालिटी है। नहीं सर, अब तो सर सर्विस में ही रहना है अभी, मतलब फोर्स के साथ। मुझे लगता है कि मैंने पहले बोला कि मुझे लगता है मैं काफी फिट हूँ इस चीज के लिए। नहीं, मैंने बोला पोस्ट सर्विस की बात कर रहा हूँ। पर फिर कहाँ फिट रहेंगे सर? एक मॉडलिंग करना और जो एज होती है, हर चीज का अपना ग्रेस है, हर एज में अपना एक ग्रेस होता है। नहीं, बट आई टेल यू वन आर्मी ऑफिसर आफ्टर रिटायरमेंट इज द मोस्ट सॉट आफ्टर मॉडल। देखिए सर, भविष्य में आपने देखा होगा वो एक दाढ़ी वाले एक जेंटलमैन है, राइट, he is after 60 he has become a most successful model. सर कहते हैं अपने ऊपर से मैं भरोसा है मुझे, पर मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ मॉडलिंग करेंगे या फोटोग्राफी करेंगे बाद में, बट जो भी करेंगे अच्छा करेंगे सर। और इंसानियत के हित में मैं करना चाहती हूँ। और एक मुझे बड़ा शौक है कि जब अगर मैं पोस्ट रिटायरमेंट में कुछ करना चाहूंगी तो मैं एनिमल्स के लिए सर कुछ करना चाहूंगी। ये मेरा एक अभी प्राइमरी टारगेट है कि मैं जो जीव है धरती पर, मैं उनके लिए कुछ काम करना चाहती हूँ, एनवायरमेंट के लिए काम करना चाहती हूँ। वेरी गुड। सोनिया, जाते जाते हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपने करेज की बात की है, साहस की बात की है, आपने प्राइड की बात की है, स्वाभिमान की बातें की है, आपने लीडरशिप की बातें की है। तो हमारे व्यूअर्स को साहस और करेज एक ऐसी चीज है जिसको आप, ये नहीं है कि किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाओ और बोलो भाई पैसे लो और मुझे साहस दे, उसकी कोई पिल नहीं होती। तो हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे कि जिंदगी में ये करेज, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज इतने इंपॉर्टेंट हैं यदि किसी भी फील्ड में आपको सक्सेसफुल होना है। आप इसके बारे में जाते जाते हमारे व्यूअर्स को क्या बताएं? बिलीव इन योरसेल्फ। या
आप जो हैं जैसे हैं, आप किसी के भी कहने पर ये ना एक्सेप्ट कर लें कि नहीं मैं खराब हूं, मुझ में ये कमियां हैं, या मैं कर नहीं सकता, या मैं कर नहीं सकती, या मेरी हाइट कम है, या मैं मोटा हूं। कुछ भी दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। पहली चीज, जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। अभी तो सर हमने सिर्फ एक शॉर्ट इंटरव्यू में बात किया, तो किसी की भी जिंदगी में सर इतना कुछ होता है, और मुझे लगता है कि लड़कियों की लाइफ काफी हॉट एंड हैपनिंग रहती है। लड़कियां आज टाइम पे कितना कुछ कर रही हैं, कितने सारे ओड्स को पीछे छोड़ के, इतने सारे टैबूज को तोड़ते हुए हर फील्ड में अपने पैर जमा रही हैं। तो लड़कों के लिए तो बहुत मुश्किल नहीं होगा, और अगर मुश्किल है तो आप अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, अपने आप को समझिए, अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को, अपने इंटरनल जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं उनको एक्सप्लोर कीजिए। बैठ के सोचिए रात को कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस चीज में बेस्ट हूँ, और उस बेस्ट को बाहर लाने के लिए मैं क्या करूं। दौड़िए, भागिए, मेहनत कीजिए, कल का काम आज कर लीजिए, आज का काम कल पे छोड़िए ही नहीं। आलस मत कीजिए बिल्कुल भी। आप जितना ज्यादा काम करेंगे, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, आप देखना आपके अंदर निखार ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्फिडेंस का जो श्रृंगार है वो आपके चेहरे पे रहेगा। जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस का जो रूप है वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप दुनिया भर के एग्जाम्पल उठा लीजिए, और हमारा देश तो इतना टैलेंटेड लोगों से भरा हुआ है। आप किसी की भी स्टोरी उठा के देख लिए, आपको लगेगा कि अरे यार ये कर सकता है, इतने इतना कर दिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वेरी राइट। बहुत बढ़िया सोनिया, मजा आ गया तुमसे बातें करके, और मेरे बहुत सारी चीजों से मैं रिजोनेट करता हूँ, तुम्हारी बहुत सारी चीजों से। जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपने बातें कही, मेजॉरिटी भी रिजोनेट टीचर। मैंने सिर्फ जिंदगी को जिया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कि भाई नहीं मैंने किसी के कहने पे, किसी के उसूलों पे, मैं अपने उसूल खुद बनाती हूँ सर अपनी लाइफ के, और कोई नहीं मेरे लिए डिसाइड करेगा। ये लड़कियों को समझना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स ने आपको जैसा पैदा किया है, यू आर द बेस्ट। यूनिवर्स ने आपको इस दुनिया में लाया तो यू आर द बेस्ट, और आप अपना बेस्ट कीजिए ह्यूमैनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, एंड यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ टू योर सेल्फ फर्स्ट। तो यहाँ मैं एक चीज जाते जाते तुम्हें और बताऊंगा और व्यूअर्स को सुनाऊंगा कि ऑलवेज रिमेम्बर, माई लाइफ इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, my obligation, my duty towards my success, nobody else. So you can't blame your parents, you can't blame your teacher, you can't blame your friends, you can't blame your husband, you can't blame your wife. You have to only question yourself, because you are capable of doing anything which you want. You are responsible for that. Sonia, with this, I must thank you that इतनी सारी wisdom आपने शेयर की, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए, और बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे व्यूअर्स को बताया कि जिंदगी को सक्सेसफुल बनाना है और एंजॉइंग बनाना है तो क्या करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर थैंक यू, मुझे बोलना चाहिए कि आपने इतने सारे वॉरियर्स, इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स, और इतने सारे मतलब मेडलिस्ट लोगों की लिस्ट में आपने मुझे भी गेस्ट स्पीकर रखा। मुझे लगता है मेरी एज भी कम है और एक्सपीरियंस बाकी लोगों के कंपैरिजन में काफी कम है। मैंने देखा सर आपका चैनल, आप काफी सीनियर ऑफिसर्स और काफी डेकोरेटेड ऑफिसर्स का, जिन्होंने अपनी लाइफ में अपने देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, और आपने उन लोगों के बीच में मुझे भी इनवाइट किया है सर, तो आई शुड से थैंक्स टू यू। और मैं आपसे तो पर्सनली हम लोग बात करते ही हैं सर, लेकिन आपने मुझे एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाया अपने चैनल पे, सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। You deserve that, Sonia, you deserve that. Age is just a number, but you deserve that.